दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। बहुत पुरानी कहावत है, जिसके लाठी उसकी भैंस, यानी जिसके हाथ में लाठी होगी भैंस भी उसी की होगी। और इजराइल हमास के मामले में लाठी और भैंस की कहावत को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिसके पास ताकत होगी उसके पास दुनिया की हिमायत होगी, दुनिया उसके साथ खड़ी होगी और दुनिया में हिम्मत नहीं है कि कोई उसे आंख दिखा सके। वो अगर ताकतवर अगर किसी को दो तमाचे मार भी देगा तो लोग उसकी हिमायत करेंगे। और हिमायत में ही आज इजराइल दुनिया में अपनी दादागिरी दिखा रहा है। और दुनिया क्या, जब दुनिया का सुपर पावर देश अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है तो फिर डर किस बात का। अब इजराइल के खिलाफ बोलने की हिम्मत कौन दिखाएगा जब यूएन में इजराइल की चल रही है, जब यूएन में इजराइल वहां के एंटोनियो गुटरेस जो वहां के चीफ है, यूएन चीफ जनरल सेक्रेटरी, उनको आंख दिखा रहा है। तो सोचिए कि इजराइल की ताकत का धमक कितना ज्यादा होगा। लेकिन अब इजराइल को चुनौती देने के लिए एक ऐसे देश की तरफ से आवाज बुलंद हो गई है जो देश उसकी बरसों पुरानी हिमायत करता आ रहा था, और उस देश का नाम है तुर्की। तुर्की यानी रजब तैयब एर्दोगान, उनको अंग्रेजी में वहां की लैंग्वेज में रिसेप तैयब एर्दोगन बोलते हैं, लेकिन उर्दू और अरबी वाले जानते हैं कि कैसे प्रोनाउंसिएशन करना है, वो तलफ्फुज को ठीक तरह समझ लेते हैं। ये रजब तैयब एर्दोगान इनका नाम है। लेकिन रजब तैयब एर्दोगान ने जो बयान दिया है वो बयान इजराइल और पश्चिमी देशों की नीति को हराम कर सकता है, क्योंकि इजराइल के खिलाफ रजब तैयब एर्दोगान का जो बयान आया है उसने अमेरिका और इजराइल ही नहीं बल्कि जो नेटो अलायंस है, नेटो गठबंधन है, जो नेटो कंट्री है, उन सबको बौना कर दिया है। और नेटो कंट्री को बकायदा उन्होंने खूब ललकारा है और ललकारा है। और फलस्तीन की हिमायत में हमास की इतनी तारीफ की है कि पूछो ही ना। जी हाँ, हमास की तारीफ की है बकायदा। किसने? तुर्की ने। और तुर्की ने हमास की तारीफ में जो जो कसीदे पढ़े हैं उसे सुनकर इजराइल के पेट में दर्द हो रहा है, और उसने भी खूब जमकर तुर्की पर जबानी हमला बोला है। लेकिन तुर्की को जितना कमजोर समझकर इजराइल जबानी हमला कर रहा है, उसके ऊपर हवाई हमला तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। लेकिन जो जबानी हमला किया गया उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। पर जो बात रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है वो किसी टीवी इंटरव्यू में नहीं कहा, वो किसी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर नहीं कहा, बल्कि सीधे तुर्की के पार्लियामेंट में अपने ही जो सांसद हैं, अपने जो सदस्य हैं पार्लियामेंट के, उनकी पार्टी के, उन लोगों को बाकायदा खिताब करते हुए कहा है। और जो कहा है वो बहुत ही तारीखी जुमला है और इसे याद रखा जाना चाहिए, क्योंकि यही तय करता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर भैंस आपके हाथ में है तो आप एक छोटे से अदना शख्स को भी आप नीचे गिरा सकते हैं। और इसका सबसे सीधा जीता जागता मिसाल आप इजराइल और फलस्तीनियों के बीच में एक बहुत बड़े फर्क के तौर पर आप देख सकते हैं। इजराइल एक ताकतवर देश है, हथियार संपन्न देश है, परमाणु डेवलप देश है, और इतना ताकतवर देश है कि किसी को भी चंद मिनटों में उसका सफाया कर सकता है। तो इसी बात को अगर गौर करिए, अगर इजराइल नरसंहार भी करता है तो दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें उसकी कदम चूमेंगी, दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरान उसको सलामी ठोकेंगे, दुनिया के बड़े बड़े नुमाइंदे इजराइल की हिमायत करेंगे, उसको गले लगाने के लिए दौड़े पड़ेंगे, उसके देश में जाकर उसको गले लगा लेंगे कि भैया हम बरसों पहले नहीं आ सके क्योंकि हम उस वक्त नेता नहीं थे, लेकिन अब नेता बन गए हैं और तुम्हें गले लगाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन अब रजब तैयब एर्दोगान की तरफ से जो बयान दिया गया उस पर जरा गौर करिए। उन्होंने कहा है कि इजराइल जानबूझकर गजा में आम लोगों को मार रहा है। यह तस्वीर दिखाने के लिए काफी है कि इजराइल का हमला सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। यह इंसानियत के खिलाफ एक जराइम है, जुर्म है, अपराध है। मतलब समझे आप, उनके तरफ से सीधे कहने का मतलब यह है कि इजराइल जो कुछ भी हमला कर रहा है वो गजा की तरफ से, हमास का तो बस एक बहाना है कि हमास ने हम पर हमला किया था और हम गजा पर इसलिए हमला कर रहे हैं क्योंकि हमें हमास से बदला लेना है और हमास का सफाया करना है। ये तो सिर्फ एक बहाना है, बल्कि इजराइल जानबूझकर फलस्तीनियों को मार रहा है। गजा में मौजूद जो तमाम फलस्तीनी हैं उन पर हमला इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो जानबूझकर वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। वो सीधे कह रहे हैं कि जो तस्वीरें देखने में आ रही हैं वहां बम्बारमेंट की, वहां हमले की, गिरे हुए मलबे की, इमारतों की, बच्चों के लाशों की, उन तस्वीरों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वो तस्वीर बताने के लिए काफी है कि ये इजराइल हमास या किसी दूसरे के खिलाफ जंग नहीं लड़ रहा, बल्कि इंसानियत के खिलाफ जंग लड़ रहा है और इंसानों को मार रहा है। और ये बहुत बड़ा क्राइम है, जुर्म है, गुनाह है। किसको समझा रहा है? तुर्की, इजराइल को। इसके साथ ही उन्होंने पश्चिम के तमाम देशों की खिंचाई की जो इजराइल के समर्थन में खड़े हैं, जो ये चाह रहे हैं कि इजराइल जो कर रहा है गजा में आम लोगों को मार रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। जो लोग नरसंहार की हिमायत कर रहे हैं, इजराइल के फेवर में खड़े हैं, उसको भी रजब तैयब एर्दोगान ने जमकर लताड़ लगाई है। और
उन्होंने कहा है हमास के बारे में कि हमास कोई टेररिस्ट नहीं है, हमास इज नॉट टेररिस्ट, हमास इज ए फ्रीडम फाइटर, मुजाहिदीन है जो अपनी जमीन और अपने आवाम की हिफाजत के लिए जंग लड़ रहा है। एक क्लियर कट बयान रजब तैयब एर्दोगान की तरफ से आया है। सोचिए, रजब तैयब एर्दोगान की तरफ से यह बयान आया है और यह बयान वो शख्स दे रहे हैं जो नाटो एलाई के हिस्सा है, यानी वो नाटो देश जिनको पश्चिमी देश कहा जाता है, जिनको यूरोप कहा जाता है, जिनको अमेरिका का करीबी साथी कहा जाता है। वो जहां जाएंगे अपने साथ नाटो को लेकर के जाएंगे और नाटो के नेता, यूरोप के नेता वो जाकर गले लगा रहे हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को, अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं। जाकर वहां मिलने का मतलब है कि वहां सपोर्ट दिखा रहे हैं। नेतन्याहू से मिलने के लिए बाकायदा बुध के रोज, बेंजामिन नेतन्याहू से मिलने के लिए बाकायदा बुध के रोज जो है रजब तैयब एर्दोगान जाने वाले थे तुर्की से, लेकिन उन्होंने कैंसिल कर दिया और ये स्पीच उन्होंने दिया। इसके साथ ही जब ये बयान आ गया तो इजराइल ने कहा कि हम तुर्की के राष्ट्रपति के जरिए आतंकवादी संगठन हमास के बारे में दिए गए बयान का पुरजोर मुखालिफत करते हैं, मजम्मत करते हैं, निंदा करते हैं, खंडन करते हैं। समझ लीजिए, हमास एक आतंकवादी संगठन है। कौन बोल रहा है? इजराइल बोल रहा है, जो इस्लामिक स्टेट से भी बदतर है। यह संगठन जानबूझकर बच्चों, औरतों, बुजुर्गों का कत्ल करता है और आम लोगों को अगवा कर अपने लिए, खुद के लिए इस्तेमाल करता है, खुद को बचाने के लिए। आम लोगों को मारता है, बच्चों का कत्ल करता है। बच्चों का कत्ल करने के मामले में, 40 बच्चों का सिर कलम करने के मामले में एक फेक न्यूज बाकायदा जो बाइडेन ने दिया था व्हाइट हाउस से, उसके बाद व्हाइट हाउस को फिर बयान जारी करके उनके बयानों का खंडन करना पड़ा कि नहीं, हम इस चीज को कंफर्म नहीं कर सकते कि हमास ने 40 इजरायली बच्चों का सर कलम किया। वरना सोचिए, जितना बड़ा बयान उन्होंने दिया, आज भी भारत में उसी बयान के आधार पर हमास के नाम पर, हमास का बहाना लेकर के पूरे गजा में रह रहे लोगों का और फलस्तीनियों के बारे में अफवाह फैलाई जा रही है, नफरत फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा, इजराइल ने कहा, इजराइल के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने बाकायदा मजम्मत किया रजब तैयब एर्दोगान के बयान को और कहा कि हमास के करतूत को देखकर, हमास के करतूत को जो दुनिया देख चुकी है, दुनिया की राय बदलने वाले नहीं है हमास को लेकर। ये तमाम चीजें उन्होंने की। अब देखिए, रजब तैयब एर्दोगान ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे एक वजह है। अचानक उनकी जबान बदलने लगी। देखिए, 7 अक्टूबर की जो घटना हुई, उसके बाद रजब तैयब एर्दोगान ने उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जैसे दुनिया के बाकी देश कर रहे थे। खूब मजम्मत कर रहे थे हमास की, खुद हिमायत कर रहे थे इजराइल की। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक टर्न लिया, तुरंत एक टर्न लिया। कहा कि वो बिल्कुल चाहते हैं कि इजराइल और हमास के बीच में एक समझौता हो। उस समझौते के तहत वो मीडिएटर की भूमिका निभाना चाह रहे थे कि हम मध्यस्थता की भूमिका निभा दें, ताकि जो बंधक बनाए गए हैं हमास के पास, जो बंधक बनाए हुए हैं हमास के जरिए लोग, उनको आजाद कराया जा सके। रजब तैयब एर्दोगान यही चाहते थे। लेकिन फिर होता क्या है, अमेरिका की बोलती बनने लगी, हमले होने लगे, लगातार इजराइल की तरफ से हमले में लोग मारे जाने लगे। लेकिन सबसे बड़ी गौर करने वाली बात यह है कि रजब तैयब एर्दोगान ने एक और बयान भी दिया है फलस्तीन के बारे में और इजराइल के बारे में। उन्होंने सीधे कहा है कि अगर यूक्रेन में रूस के हमले से, अगर यूक्रेन में कोई आम नागरिक की मौत होती है तो पश्चिम के तमाम देश बिलख बिलख कर रोने लगते हैं, बड़े बड़े सैंक्शन लगाने लगते हैं, खूब आंसू बहाते हैं कि आम नागरिकों की हत्या नहीं होनी चाहिए, यह मानवता के कल एक अपराध है, ये है, वो है। तमाम तरह की बातें अक्सर सुनने में आती है कि पश्चिमी देश बहुत बड़े मानववादी होते हैं, मानवता की बात करते हैं, ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, सेकुलरिज्म की बात करते हैं, फ्री स्पीच की बात करते हैं, फ्री जर्नलिज्म की बात करते हैं। लेकिन अभी जो इजराइल ने गजा में किया, गजा में जो बहुत बड़ा नरसंहार किया, जिसमें 6000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, उसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाए? क्या वो नरसंहार नहीं है? क्या वो एक आतंकी घटना नहीं है? क्या वो मानवता का कत्ल नहीं है? यही फर्क है जिसे रजब तैयब एर्दोगान ने समझाया। वो सीधे कह रहे हैं कि यूक्रेन में रूस के हमले से अगर आम लोगों की मौत होती है तो उसके मामले में पश्चिमी देशों का रवैया, और इजरायली हमले में मारे गए गजा में जो आम लोग हैं, इनको लेकर के पश्चिमी देशों का दोहरा नजरिया है, दोहरा मापदंड है, दोहरा चरित्र है, डबल स्टैंडर्ड है। मतलब यूक्रेन में अगर कोई आम लोगों की मौत होगी तो पश्चिम के देश खूब फूट फूट कर आंसू बहाएंगे, लेकिन अगर वही मौत फलस्तीनियों की हो रही है, आम लोगों की हजारों में हो रही है, तो ये लोग उसका सपोर्ट करेंगे। हाँ, मरते हैं तो मरने दो, इनको हवा पानी बिजली खाना दवाई ना मिले मर जाए, इस तरह का रवैया पश्चिमी देशों का है। जिसके बाद रजब तैयब एर्दोगान
खूब खरी खोटी अपने पार्लियामेंट के जरिए सुना रहे होते हैं। जबकि हमास को लेकर अलग अलग देशों का नजरिया बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है। खासतौर से पश्चिमी देश और अमेरिका अगर किसी संगठन को खुद के लिए खतरा पाते हैं तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, उसको आतंकवादी घोषित करते हैं। मतलब आप तालिबान को देख लीजिए, जब यूएसएसआर ने पूरे अफगान खित्ते पर कब्जा किया, अपनी आर्मी उतार दी, कब्जा करना शुरू कर दिया, तब मुजाहिदीन को खड़ा करने वाले कौन लोग थे? वेस्ट। उनको हथियार देने वाले, उनको ट्रेनिंग देने वाले, उनको बड़ी बड़ी मशीनरी देने वाले, हथियार चलाने का तरबियत देने वाले कौन थे? वेस्टर्न कंट्री, अमेरिका एंड उसके एलाई, यानी अंग्रेज, पश्चिमी देशों के लोग। तो इन लोगों ने मुजाहिदीन को सपोर्ट किया, मुजाहिदीन को ट्रेंड किया, उनको हथियार दिए, फंडिंग किए, पैसे बांटे। और जब अफगानिस्तान छोड़ने की नौबत आई, यानी रशिया तो टूट गया ना, यूएसएसआर टूटा, वापस लौटा, जब लौटा तो खंड खंड हो गया, वही यूएसएसआर अब रशिया के नाम से रह गया, छोटा सा रशिया के नाम से। लेकिन फिर क्या हुआ, वही लोग जब, वही अफगानी जब अमेरिका को लाल लाल आंख दिखाने लगते हैं, उनको जाने के लिए कहते हैं, तब सबको आतंकवादी कहा जाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। 9/11 की एक घटना होती है। घटना कैसी हुई इसके बारे में बहुत से थ्योरी हैं, बहुत विवादित माना जाता है उसको। उस पर यह भी इल्जाम लगता है कि एक वो अफगानिस्तान में एंट्री लेनी थी, इसलिए अमेरिका ने जो है खुद करवाया। खैर वो अलग की चीजें हैं, विवाद की चीजें, उसमें बहुत से एंगल निकलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव तमाम चीजें हैं। लेकिन एक बहाना मिला, इजराइल जिस तरीके से गाजा पर कब्जा करना चाहता है, पूरे फलस्तीन पर कब्जा करना चाहता है और आम लोगों को मार रहा है, ठीक उसी तरह से अमेरिका ने यही काम तालिबान के खिलाफ किया, अफगानिस्तान में किया। और लास्ट में जब वो ये जान जाता है कि तालिबान से हम लंबे वक्त तक जंग तो लड़ सकते हैं लेकिन इनसे जीत नहीं सकते, तब जाकर के उसी तालिबान को, जिसको इन लोगों ने, इनके तमाम लोगों ने आतंकवादी घोषित कर रखा था, उसी तालिबान से एक मेज पर बैठकर हंसी मजाक करते हुए बाकायदा पीस एग्रीमेंट करते हैं। और पीस एग्रीमेंट कराने के लिए कौन सी जगह होती है? दोहा, कतर ने दोनों के बीच में कर दिया। बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्सा है। उस वक्त मैं अपने डेस्क पर बैठा हुआ था, एक न्यूज चैनल में मैं था, तो अपने डेस्क पर बैठा हुआ था और इंटरनेशनल इशू को मैं देखा करता था। मतलब मिडिल ईस्ट हो गया, फॉरेन कंट्री हो गया, एक शाम को एक बुलेटिन आया करता था और वो इंटरनेशनल, सिर्फ उसमें इंटरनेशनल खबरें हुआ करती, तो उसको मुझे तैयार करना होता था। तो उसी वक्त हमारे एक सीनियर प्रोड्यूसर थे, वो अचानक मेरे पास आए और मेरे पास डेस्क पर आकर कुर्सी खींचे और बगल में आकर बैठ कर, देखा तुमने? मैं क्या? अरे अमेरिका जो है वो तालिबान से सिफारिश कर रहा है कि हमें अपनी आर्मी, अपने डिफेंस सिस्टम को वहां से हटाने दो, हम अपने लोगों को यहाँ से निकालना चाहते हैं। और तालिबान कह रहा है कि नहीं, हमारे शर्तों के मुताबिक तुम्हें इसमें राहत मिलेगी और हमारे शर्तों को मानो, चाहे वो तो 10 साल और जंग लड़ लो अगर लड़ना चाहो तो। ये बाकायदा उन्होंने बताया मुझे। जबकि उस बारे में मुझे मालूम था, क्योंकि फीड वगैरह तो इंटरनेशनल फीड वगैरह समाचार एजेंसियों से, न्यूज एजेंसी से आया करती थी, इन चीज़ों के बारे में खबरों को सुना तो हम लोगों को बताया। खैर बहरहाल, तो जिसके हाथ में लाठी होती है भैंस उसी की होती है, और उसका सबसे बड़ा मिसाल है तालिबान। तालिबान कल तक आतंकवादी था, अब एक देश के तौर पर, एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर हुक्मरानी कर रहा है, अब उसे आतंकवादी कहने की हिम्मत किसी में नहीं है, किसी में नहीं है। और ताज्जुब की बात है, देखिए वही ताकत का इस्तेमाल हमास करता है तो आतंकवादी कहा जाता है। जब बहरहाल अलग राय हो सकती है, हम किसी को आतंकवादी या उसकी हिमायत करने के लिए नहीं बैठे, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसमें आप इतना मान लीजिए कि जिसके हाथ में लाठी होगी भैंस भी उसी की कहलाएगी। भले ही आप लाठी लेकर के दूसरे के भैंस के पास खड़े हो जाइए, वो भैंस आपकी हो जाएगी। दुनिया का यही पॉलिटिक्स है, निजाम यही चलता है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में यही होता है। क्या कोई रूस को आंख दिखा सकता है? क्या कोई चीन को आंख दिखा सकता है? क्या कोई नॉर्थ कोरिया को आंख दिखा सकता है? जबकि नॉर्थ कोरिया खुद को बिल्कुल दुनिया से अलग पाता है, क्या दिखा सकता है आंख? छोड़ दीजिए, वो तो बड़े बड़े देश हैं। क्या तालिबान को फिलहाल मौजूदा वक्त में कोई आंख दिखा सकता है? उस तालिबान को जिसने 20 साल तक अमेरिका से लड़े, उसके जितने भी चेले चपाटी, एटो नेटो जितने भी सब थे, सबको उन लोगों ने मारपीट कर भगा दिया। लंबे टाइम तक वो आतंकवादी थे, अब जाकर वो देश बने। क्या उनको कोई आंख दिखा सकता है? नहीं, कोई नहीं। क्यों? वही बात है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो जितना ताकतवर होगा उसे उतना ही ज्यादा दुनिया का बॉस माना जाएगा। क्या ईरान को कोई आंख दिखा सकता है कि हम ईरान को हमारी बात माने वरना हम ईरान को तबाह कर देंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि ईरान ने खुद को मजबूत किया। ईरान ने खुद को मजबूत किया कि आज अगर वो धमकी देता है किसी मामले में तो उसकी धमकी को सीरियस होकर सुना जाता है, गंभीरता से लिया जाता है।
तो इसलिए वक्त बहुत बलवान होता है और वक्त सबके बदलते हैं, और जब वक्त बदलते हैं तो बड़े बड़े तानाशाहों की कुर्सी हिलती है। मैंने आपको क्या बताया था कि अरब देशों की जबान बदल रही है। क्यों? क्योंकि वहां के लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मुस्लिम देशों में मौजूद लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रजब तैयब अर्दोगान की भाषा जबान ऐसा ही नहीं बदली। अंकारा में और तुर्की के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग इलाकों में वहां के लोगों ने जम करके प्रोटेस्ट किया है इजराइल के खिलाफ, हमास के खिलाफ। और आप इस चीज को समझ लीजिए, किसी की सत्ता तभी तक बनी रह सकती है ना जब वहां की आवाम का वो सपोर्ट करेगा। जब वहां की आवाम उनकी हिमायत करेगी तभी तो सरकार बनी रहेगी, तभी तो हिमायत होती रहेगी। अगर हिमायत जनता करना बंद कर दे, आवाम बंद कर दे, तो कैसा नेता, कैसी सरकार, सबकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। इसलिए मजबूरन रजब तैयब अर्दोगान को इजराइल की मुखालिफत करनी पड़ रही है और हमास को फ्रीडम फाइटर घोषित करना पड़ रहा है। सोचिए, अब तुर्की और इजराइल की हिस्ट्री की अगर आप बात करें तो जिस वक्त तुर्की यानी ऑटोमन एम्पायर जब टूटा, जब छोटा सा हिस्सा तुर्की का इस्तांबुल और छोटा सा हिस्सा जो आप देख रहे हैं, जब ये तुर्कों के हाथ में आया, तब उस वक्त तुर्की के शासक रहे मुस्तफा कमाल पाशा। मुस्तफा कमाल पाशा को पश्चिमी देशों का अक्सर पपेट माना जाता है, एजेंट माना जाता है, और माना जाता है कि उसने बैठाया और उन्होंने उनके वक्त से ही जो है इजराइल को बतौर देश के तौर पर मान्यता दिया गया। और तब से लेकर आज तक इजराइल और तुर्की के बीच में अच्छे रिलेशन रहे हैं, अच्छे वाले रिलेशन। लेकिन तुर्की ने नाटो का सहयोगी होने के बाद भी नाटो की एक नहीं सुनी। यूक्रेन और रशिया के बीच में जंग चल रहा है, पूरी दुनिया की तमाम पाबंदियां रशिया के ऊपर लगा दी गई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी रशिया और तुर्की के बीच अच्छे रिलेशन हैं। रजब तैयब अर्दोगान और व्लादिमीर पुतिन के बीच में अच्छे गहरे रिश्ते हैं। कई मामलों में रशिया के सपोर्ट में उनका बयान भी आता रहा है, और पुतिन को बहुत अच्छा दोस्त बताते रहे खुद को। पर इसी का नतीजा है कि अमेरिका डर रहा है कि अगर ये जंग तवील मुद्दत तक चला, लंबे अरसे तक चला, तो जो उसके मुखालिफ लोग हैं वो साथ ना आ जाएं। मसलन रशिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना, ईरान, जॉर्डन, लेबनान, अब तो कतर भी जोड़ लिया। कतर, ये तमाम देश हैं, साथ आ सकते हैं। जब मामला अरबों को लेकर के हो जाएगा तब तो तमाम अरब के हुक्मरानों को एक साथ आना होगा। चाहे हमास से दिल मिले ना मिले, लेकिन सबको हमास के फेवर में आना पड़ेगा अगर मामला अरब बनाम इजराइल के बीच में हुआ तो। और अब तो ईरान इसमें खुलकर सपोर्ट है। और दूसरी चीज ये है कि अगर मजहब से इधर अगर देखा जाए तो चीन और रूस वहां क्या है? कुछ नहीं। सीरिया में जो सरकार है वो रशिया का सपोर्टर माना जाता है, लेकिन ईरान में तो रशिया के सपोर्ट वाली सरकार नहीं है। ईरान तो खुलकर के हमास की हिमायत करता है, इजराइल की मुखालिफत करता है, फलस्तीन और हमास की खूब जमकर सपोर्ट वो कर रहा है, और वो कहता भी है, उनकी हिमायत में बड़ी बड़ी धमकियां भी देता है। पर गजा में जमीनी स्तर पर हमला करने का दावा आईडीएफ ने किया है, इजराइल डिफेंस ने किया है, और ये दावा किया है कि हमने रात में अटैक किया है। अब दिन में अटैक करें तो उनके जरिए जारी के किसी भी फुटेज को वेरीफाई किया जा सके कि हाँ ये सच में हुआ है। क्योंकि बड़े बड़े मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने अभी उस चीज को कंफर्म नहीं किया है, डाउटफुल है वो मामला, इसलिए हमने भी उसको दिखाया। लेकिन अगर कंफर्म होता है तो हम भी आपको उस बारे में डिटेल से बताएंगे। लेकिन इतना तो तय है कि जिस तरीके से मुस्लिम हुक्मरानों की भाषा जबान बदल रही है, ये कहीं ना कहीं उन देशों में खड़ी हो रही है खामोश बगावत का ही नतीजा है। और ये बात आज नहीं तो कल हर किसी को मान लेनी चाहिए कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। फिर मिलते किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।